अब हम पढ़ने वाले हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बारे में। प्री मैच्योर इजैकुलेशन जो रहता है वो मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन डिसऑर्डर है, जिसमें बेसिकली 3 चीज़ें मिलती हैं। पहला जो रहता है लेटेंसी टाइम कम हो जाता है, तो शॉर्ट लेटेंसी टाइम मिलता है। फिर जो दूसरा रहता है, जो पेशेंट रहता है वो इजैकुलेशन को डिले नहीं कर पाता है, इनएबिलिटी टू डिले द इजैकुलेशन। और तीसरा जो रहता है उसमें इन दोनों की वजह से जो नेगेटिव इफेक्ट आता है, जैसे कि डिस्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, और जो रहता है कई बार इंटीमेसी अवॉइड करता है। तो ये सब प्रॉब्लम होती है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में। अगर शॉर्ट लेटेंसी टाइम की बात करें तो जो इजैकुलेशन होता है वो हमेशा वेजाइनल पेनिट्रेशन के 1 मिनट के अंदर ही हो जाता है। तो ये रहता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। और अगर हम बात करें ISSM क्लासिफिकेशन, तो ये जो रहता है बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है लाइफ लॉन्ग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। लाइफ लॉन्ग जो रहता है उसमें जो रहता है जो ILT होता है वो लेस देन 1 मिनट होता है और ये कंसिस्टेंट रहता है। ये फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बाद से ही बना रहता है, कंसिस्टेंट रहता है। दूसरा जो रहता है वो एक्वायर्ड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। एक्वायर्ड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में जो पास्ट फंक्शन होता है वो नॉर्मल रहता है, फिर कुछ टाइम बाद जो रहता है ILT कम हो जाता है, शॉर्टेंड हो जाता है, और जो रहता है पेशेंट वो डेवलप करता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। और जो तीसरा रहता है वो होता है वेरिएबल प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। वेरिएबल प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो रहता है वो कभी कभी ओकेजनल होता है या सिचुएशनल होता है। फिर जो चौथा है वो है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें जो रहता है नॉर्मल रहता है, लेटेंसी टाइम नॉर्मल रहता है, बट जो पेशेंट है उसको ऐसा लगता है कि उसका जल्दी निकल जा रहा है। तो टोटल 4 टाइप के हो गए। पहला रहता है जो शुरू से ही रहता है, फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस है, जिसको लाइफ लॉन्ग बोलते हैं। दूसरा रहता है जो एक्वायर्ड होता है, पहले नॉर्मल रहता है फिर बाद में होता है। तीसरा रहता है किसी किसी सिचुएशन पे होता है, ओकेजनल और सिचुएशनल। और चौथा रहता है सब्जेक्टिव। तो ये रहते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। अब बात करें न्यूरोफिजियोलॉजी का, तो इजैकुलेशन जो रहता है बेसिकली वो जो रहता है सेंट्रल और पेरिफेरल सिस्टम के अंडर कंट्रोल रहता है, और इसमें बेसिकली 2 फेज रहते हैं इजैकुलेशन में। पहला होता है इमिशन और दूसरा होता है एक्सपल्शन। तो जो इमिशन होता है, इमिशन जो रहता है वो सिंपैथेटिक सिस्टम के अंडर कंट्रोल रहता है, और सिंपैथेटिक सिस्टम का आउटपुट कहाँ से होता है, T11 से L2 तक। इसमें जो रहता है बेसिकली नॉर एपिनेफ्रिन मेन मीडिएटर होता है। अब नॉर एपिनेफ्रिन करता क्या है कि ये सेमाइनल वेसिकल, वास डिफरेंस और प्रोस्टेट को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जिसकी वजह से इमिशन होता है। और जो सीमेन होता है वो पोस्टीरियर यूरेथ्रा में एंटर करता है। तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। यहाँ से सीमेन जो है वापस नहीं होता है, और इसी समय जो रहता है ब्लैडर नेक क्लोज हो जाता है, जिससे कि रिट्रोग्रेड फ्लो ना हो। फिर जो दूसरा रहता है वो रहता है एक्सपल्शन फेज। एक्सपल्शन फेज जो रहता है वो सोमैटिक फेज होता है। इसमें जो बेसिकली S2, S3, S4 जो रहता है वो इन्वॉल्व रहता है, और इसमें जो रहता है बेसिकली एक्सपल्शन के लिए पुडेंडल नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है। और जो रहता है इसमें जो रहता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है बेसिकली 3 चीज़ों का। पहला जो रहता है बल्बो स्पॉन्जियोसस मसल का, दूसरा पेल्विक फ्लोर का, और तीसरा यूरेथ्रा की मसल्स का। तो पुडेंडल नर्व में 3 चीज़ें बल्बो स्पॉन्जियोसस, पेल्विक फ्लोर और यूरेथ्रल मसल्स का होता है। और जो इजैकुलेट होता है वो फिर पेनाइल यूरेथ्रा से एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, जिससे कि हमें ऑर्गेजमिक सेंसेशन मिलता है। तो इस तरीके से जो रहता है इजैकुलेशन में 2 चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं की सेंटर की। तो जो की सेंटर होते हैं इजैकुलेशन में वो 4 होते हैं। पहला होता है मीडियल प्री ऑप्टिक एरिया। मीडियल प्री ऑप्टिक एरिया जो रहता है वो बेसिकली जो रहता है उसका काम होता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन करता है। वो बेसिकली जो सेंसरी स्टिमुलाई होता है और लिम्बिक स्टिमुलाई होता है, दोनों को आपस में इंटीग्रेट करता है। फिर जो दूसरा रहता है वो होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो रहता है वो ऑक्सीटोसिन मीडिएटेड कोऑर्डिनेशन कराता है। तो इसका जो बेसिकली काम है वो है कोऑर्डिनेशन का, और कोऑर्डिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीटोसिन। फिर जो तीसरा जो रहता है वो रहता है जनरेटर। जो जनरेटर होगा वो स्पाइनल रीजन में लोकेटेड होता है, इसलिए उसको बोलते हैं स्पाइनल इजैकुलेशन जनरेटर, और वो बेसिकली L3 L4 रीजन में होता है।
वो कोऑर्डिनेट करता है ऑटोनॉमिक और सोमैटिक फ्लो को। तो इसका काम भी कोऑर्डिनेशन होता है बिटवीन ऑटोनॉमिक और सोमैटिक आउटफ्लो को। और चौथा जो रीजन होता है वो होता है ओन ऑफ न्यूक्लियस का। ओन ऑफ न्यूक्लियस जो रहता है बेसिकली S2, S3, S4 का जो न्यूक्लियस होता है उसको ओन ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं और वो पुडेंडल मोटर के अंदर में कंट्रोल होता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये चार जो सेंटर हैं, मीडियल प्री ऑप्टिक एरिया जो रहता है वो इंटीग्रेशन के लिए, फिर दूसरा है पैरा वेंट्रिकुलर वो कोऑर्डिनेशन के लिए, स्पाइनल सेंटर वो भी कोऑर्डिनेशन के लिए, और ओन ऑफ न्यूक्लियस जो रहता है वो इजैकुलेशन या पुडेंडल मोटर कंट्रोल के लिए। फिर अगर हम बात करें न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं, तो इसमें जो रहता है सबसे पहला जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन जो रहता है वो एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है और उससे जो है बेसिकली दो तरीके के फंक्शन होते हैं। पहला उसमें जो रहेगा, अगर सीरोटोनिन 1 ए रिसेप्टर पे अगर होगा तो उससे इजैकुलेशन जल्दी होता है, एस्टेन होता है। जबकि अगर 2C रिसेप्टर होगा, 2C रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो इजैकुलेशन डिले होता है। तो ए वाला जो रहता है वो जल्दी के लिए होता है और जो सी वाला होता है वो डिले के लिए होता है। तो अगर इन दोनों रिसेप्टर में किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस होगा तो इसकी वजह से लाइफ लॉन्ग प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। फिर जो दूसरा रहता है सेरोटोनिन के बाद वो रहता है डोपामिन। डोपामिन जो रहता है वो फैसिलिटेटरी होता है। ये जो रहता है सेक्सुअल मोटिवेशन बढ़ाता है और प्लेजर भी बढ़ाता है। तो डोपामिन एक तरीके से प्लेजर हार्मोन है। ये मोटिवेशन बढ़ाएगा और प्लेजर बढ़ाएगा। और प्लेजर कब आता है, जब ऑर्गेज्मिक फीलिंग आती है। तो इसका जब एक्सेस होगा डोपामिन का तो इसकी वजह से इजैकुलेशन रैपिड होता है, रैपिड इजैकुलेशन होता है। फिर जो तीसरा है वो है नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन जो रहता है वो इमिशन कराता है, क्योंकि इमिशन का काम किसका होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम का। तो सिंपैथेटिक सिस्टम नॉरएपिनेफ्रिन सिक्रेट करती है और वो बेसिकली इमिशन कराता है। फिर जो अगला है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो रहता है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कराता है और ऑर्गेज्म कराता है। तो ऑक्सीटोसिन से क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और ऑर्गेज्म इंटेंसिटी जो है वो बढ़ाता है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो कैसे बढ़ेगा, वो बढ़ेगा ऑक्सीटोसिन से। और ऑर्गेज्म की फीलिंग किससे बढ़ेगी, वो भी ऑक्सीटोसिन से। तो ऑक्सीटोसिन को इसलिए लव हार्मोन भी बोलते हैं। और ये जो रहता है डोपामीन भी यही करता है, वो भी ऑर्गेज्मिक प्लेजर बढ़ाता है। फिर जो रहता है अगला रहता है वो होता है प्रोलैक्टिन। तो इजैकुलेशन के बाद जो कुछ देर का जो रिफ्रैक्टरी फेज आता है वो बेसिकली रिफ्रैक्टरी फेज पोस्ट इजैकुलेशन वो प्रोलैक्टिन की वजह से होता है। और अगर हम बात करें नाइट्रिक ऑक्साइड का तो इसका बहुत ही माइनर रोल होता है। इसका मेन काम इरेक्शन का होता है। तो इरेक्शन में ये इंपॉर्टेंट रोल होता है, इजैकुलेशन में इसका रोल काफ़ी कम होता है। अगर हम बात करें लाइफ लॉन्ग पीई, तो जो लाइफ लॉन्ग प्रीमैच्योर इजैकुलेशन अगर किसी को हो रहा है तो उसमें बेसिकली जो सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर होता है, सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर उसमें जो रहता है कोई पॉलीमॉर्फिज्म या म्यूटेशन हो जाता है और वो जो ट्रांसपोर्टर होता है वो रहता है SLC6A4। तो SLC6A4 में जो रहेगा किसी भी तरीके का अगर म्यूटेशन या पॉलीमॉर्फिज्म होता है तो उसकी वजह से लाइफ लॉन्ग पीई हो जाता है। फिर जो दूसरा रहता है, पहला जो हमने डिस्कस किया वो है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जो दूसरा रहता है वो पेनाइल हाइपर सेंसिटिविटी। तो ऐसा होता है कि जो पेनिस रहता है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, उसका सेंसरी थ्रेशोल्ड कम हो जाता है और इसकी वजह से क्या होता है, जल्दी इजैकुलेशन हो जाता है। और तीसरा जो रहता है सेंट्रल, सेंट्रल में बेसिकली होता क्या है कि जो सेरोटोनिन रहता है उसका डिसरेगुलेशन होने लगता है। जो 1A रिसेप्टर और 2C रिसेप्टर होते हैं उनकी एक्टिविटी डिसरेगुलेटेड रहती है। फिर जो अगला है वो है एक्वायर्ड पीई। एक्वायर्ड पीई की बात करें तो ये जो है बेसिकली इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से हो सकता है, एंजाइटी की वजह से हो सकता है, या कोई क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस का पेशेंट है तो उसकी वजह से हो सकता है। कई बार जो है थायराइड की प्रॉब्लम जो रहती है, हाइपरथायराइड है तो उसमें भी हो सकता है। और रिलेशनशिप जो रहता है कई बार उसकी वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है। तो ये एक्वायर्ड पीई के कॉजेज होते हैं। तो हाइपरथायराइडिज्म की अगर हम बात करें तो हाइपरथायराइडिज्म में होता क्या है कि इसमें जो एडिनर्जिक टोन है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लेटेंसी टाइम
कम हो जाती है, तो इसकी वजह से जो होता है वो हाइपरथायराइडिज्म होता है। दूसरा जो रहता है वो डायबिटीज़ की वजह से होता है। डायबिटीज़ में जो रहता है नर्व जो रहता है ऑटोनॉमिक उसका इम्बैलेंस हो जाता है, तो ऑटोनॉमिक इम्बैलेंस की वजह से डायबिटीज़ में भी ये होता है और ये एक तरीके का वेरिएबल प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। अब हम बात करें कैसे इवेलुएट करेंगे, तो जब भी कोई पेशेंट आएगा तो सबसे पहले हम हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में हम लोग जो रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ड्यूरेशन पूछते हैं, कब से है। फिर ऑनसेट, ऑनसेट से हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि लाइफ लॉन्ग है या एक्वायर्ड है, और उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछेंगे कि रिलेशनशिप कैसा है वाइफ के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ, तो इस तरीके से हम जान सकते हैं। दूसरा, किसी भी तरीके का कोई डिस्ट्रेस है या कोई अवॉइडेंस बिहेवियर है उसके बारे में हम पता करेंगे, और हम एसेस करेंगे रिगार्डिंग इरेक्टाइल रिजिडिटी और परफॉर्मेंस एंजाइटी। तो हम पेशेंट से जनरल क्वेश्चन करते हैं कि आपको सेक्स करते समय कोई घबराहट, कोई बेचैनी, कोई परेशानी तो नहीं होती है, तो ये सब चीज़ें हम पूछ सकते हैं। फिर दूसरा जो रहता है क्वांटिफिकेशन करते हैं। क्वांटिफिकेशन के लिए हम लोग जो रहता है बेसिकली ILT यूज़ करते हैं। ILT में की अगर हम बात करें तो ये जो रहता है इंट्रा वेजाइनल इजैकुलेटरी लेटेंसी टाइम होता है, तो वेजाइना के अंदर इजैकुलेटरी लेटेंसी टाइम को जो होता है उसको बोलते हैं ILT। और इसको हम कैसे करते हैं, आइदर वो घड़ी लगाकर स्टॉप वॉच के थ्रू देखेगा या अंदाजा बताता है, एस्टिमेटेड रहता है। और इसके लिए जो रहता है हम जो है क्वेश्चनेयर यूज़ करते हैं। क्वेश्चनेयर जो रहता है 2 क्वेश्चनेयर होते हैं। पहला रहता है PEDT जिसको बोलते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन डायग्नोस्टिक टूल, और दूसरा रहता है FSFI। तो FSFI जो रहता है फीमेल के लिए होता है, फीमेल सेक्सुअल फंक्शन इंडेक्स। तो ये दोनों स्कोर कैसे काम करते हैं, अगर प्री मैच्योर इजैकुलेशन डायग्नोस्टिक टूल यूज़ करते हैं तो अगर उसमें स्कोर 11 आया तो इसका मतलब क्या है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। तो 11 या उससे ऊपर जो रहता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन डायग्नोस्टिक टूल में आया तो उसको हम बोलते हैं उसको प्रीमेच्योर है, इजैकुलेशन है। दूसरा, फीमेल जो पार्टनर होता है उससे हम पूछते हैं पार्टनर सेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग, और उसमें जो रहता है फीमेल सेक्सुअल फंक्शन इंडेक्स एसेस करते हैं। तो ये रहा क्वांटिफिकेशन, हमने हिस्ट्री ले लिया, फिर क्वांटिफाई कर लिया कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है कि नहीं। तो पहला क्वांटिफिकेशन का तरीका है कि हमने वजाइनल लेटेंसी चेक कर लिया, इंट्रा वजाइनल इजैकुलेटरी लेटेंसी टाइम, उसको आइदर घड़ी से या जो रहता है एस्टिमेटेड तरीके से पूछा। फिर अगला एक क्वेश्चनेयर देते हैं, मेल को भी देते हैं फीमेल को भी देते हैं। जो मेल को देते हैं उसको हम लोग बेसिकली प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए यूज़ करें, जिसको बोलते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन डायग्नोस्टिक टूल। और उसमें जो रहता है अगर 11 से ऊपर स्कोर आया, 11 या 11 से ऊपर, तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। दूसरा जो रहता है बेसिकली फीमेल को देते हैं और फीमेल का पार्टनर सेटिस्फैक्शन चेक करते हैं, और उस स्कोर को बोलते हैं फीमेल सेक्सुअल फंक्शन इंडेक्स FSFI। फिर अब एग्जामिनेशन करते हैं। जो हिस्ट्री के बाद क्वांटिफिकेशन हो गया, अब एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन में हम लोग बेसिकली पेनिस को चेक करेंगे, उसमें पेनाइल सेंसिटिविटी कैसी है, प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, और थायराइड एग्जामिनेशन देख लेंगे कोई थायराइड टॉक्सिकोसिस का फीचर मिल रहा है या नहीं। एग्जामिनेशन हिस्ट्री क्लिनिकल एग्जामिनेशन हो गया। फिर फाइनली हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ जो रहता है, पहला बेसिक सीरम टेस्टोस्टेरोन कराएंगे, थायराइड प्रोफाइल कराएंगे और प्रोलैक्टिन कराएंगे। प्रोलैक्टिन से हमने पढ़ा कि जो रहता है ये जो बीच का जो सेक्सुअल गैप होता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से होता है, जो रिफ्रैक्टरीनेस होता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से होता है। तो अगर ये ज़्यादा होता है तो लिबिडो कम हो जाता है, सेक्स करने का मन नहीं करता है। दूसरा जो रहता है हम सीमेन एनालिसिस कराते हैं, और ये तब कराते हैं जब जो पेशेंट है इनफर्टिलिटी के साथ आए, उसका मेन प्रॉब्लम फर्टिलिटी रहे। और रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन को रूल आउट करने के लिए हम यूरिन जो है पोस्ट इजैकुलेशन यूरिन का इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है, पहला होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है कि इसमें जो रहता है रैपिड इजैकुलेशन होता है बेसिकली, अगर हम बात करें बिकॉज ऑफ इरेक्शन नहीं होता है। तो ऐसे में जो रहता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो रहता है वो एक सिमिलर होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में जो रहता है पेनिस अच्छे से इरेक्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इरेक्शन जो इजैकुलेशन होगा वो जल्दी हो जाता है। तो पहला रहता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो बहुत कॉमन रहता है। दूसरा रहेगा कि 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहला, एक तो ऑर्गेज़म ही नहीं आ रहा है जिसको बोलते हैं एनऑर्गेज़मिया, और दूसरा जो रहता है इमिशन ही नहीं हो रहा है तो उसको बोलते हैं एन इजैकुलेशन। तो ये भी जो रहता है एसोसिएटेड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से, ये एक उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। तो इमिशन फेलियर ऑर्गेज़म नहीं, ये अलग होता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन अलग होता है। फिर अगला अगर हम बात करें रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन,
रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन में क्या होता है कि जो इजैकुलेट है वो ब्लैडर में हो जाता है। इसके लिए हमें कंफर्म करने के लिए पोस्ट ऑर्गेजमिक यूरिन कलेक्ट करना चाहिए। फिर ट्रीटमेंट प्रिंसिपल की बात करें तो मेन हमारा जो गोल है उसमें हमें टाइम बढ़ाना नहीं है, हमें डिले नहीं करना है। मेन हमारा है कि पेशेंट को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, उसका स्ट्रेस कम होना चाहिए और वो अपने सेक्सुअल जो है उस पर कंट्रोल उसका होना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो रहता है बिहेवियरल थेरेपी देते हैं। बिहेवियरल थेरेपी की बात करें तो उसमें स्टार टेक्निक करते हैं। तो इजैकुलेशन से जस्ट थोड़ी देर पहले हम वॉलेंटरी अपनी इच्छा से इजैकुलेशन को रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे ही निकलने वाला रहता है उस टाइम स्टॉप कर जाते हैं। इसको बोलते हैं स्टॉप स्टार्ट टेक्निक। दूसरा जो रहता है वो रहता है स्क्वीज टेक्निक। स्क्वीज टेक्निक में जो रहता है इसमें ग्लैंड्स को कंप्रेस कर देते हैं जिससे कि रिफ्लेक्स जो है वो सप्रेस हो जाता है और इसे बोलते हैं स्क्वीज टेक्निक। तीसरा जो रहता है पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस या कीगल एक्सरसाइज भी कह सकते हैं इसको। तो इससे होता क्या है कि जो बल्बो स्पोंजियोसस मसल है उस पर कंट्रोल आ जाता है, इम्प्रूव्ड कंट्रोल हो जाता है अगर हम पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग करते हैं। तो उसकी वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कम हो जाता है। तो ये बेसिकली अगर हम बात करें तो किसी को एक्वायर्ड है या एंजाइटी रिलेटेड है तो उसमें बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है। फिर जो दूसरा रहता है बिहेवियरल थेरेपी के बाद फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में हम लोग सबसे पहला जो यूज करते हैं वो है SSRI, दैट इज सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, और इसको हम लोग ऑन डिमांड यूज करते हैं। इसमें जो रहता है बेसिकली जो ड्रग अप्रूव्ड है वो है डेपोक्सिटिन। ये ही सिर्फ अप्रूव्ड है प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए और इसको 1 से 3 घंटा पहले लेते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के, और इसका डोज होता है 30 to 60 मिलीग्राम। जो अदर ड्रग हैं उसको हम डेली भी ले सकते हैं जो कि ऑफ लेवल होता है, जिसमें पैरोक्सेटिन, सर्ट्रेलिन और फ्लोक्सेटिन होता है, बट दीज आर नॉट अप्रूव्ड ड्रग। ये काम कैसे करते हैं, ये सेरोटोनिन की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं जिससे कि इजैकुलेशन डिलेड हो सकता है। फिर इसमें ड्रॉबैक क्या होता है कि जब हम इसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो ILT जो रहता है लेटेंसी टाइम फिर से जो पहले रहता है उसी बेस लाइन पे आ जाता है। इसका ड्रॉबैक क्या होता है कि पेशेंट को नोजिया होगा, उसको थकान हो जाएगी और सेक्स करने का मन नहीं करेगा, रिड्यूस्ड लिबिडो हो जाएगा। फिर जो दूसरा अगर हम बात करें तो वो है ट्रेमाडोल। ट्रेमाडोल की अगर हम बात करें तो जो ट्रेमाडोल रहता है वो डुअल मैकेनिज्म होता है। एक तो वो म्यू रिसेप्टर्स पे भी काम करता है, ओपियाइड का जो म्यू रिसेप्टर है उस पे काम करता है, और दूसरा वो SNRI की तरह भी काम करता है। SNRI मतलब हो गया सेरोटोनिन नॉर एडिनलिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो ये जो रहता है ये बेसिकली अगर कोई रिफ्रैक्टरी केसेस है तो ऐसे में हम ट्रेमाडोल यूज कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये रहती है कि इसमें डिपेंडेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर जो अगला है वो है PDE5 इनहिबिटर्स। PDE5 इनहिबिटर्स में अगर हम बात करें तो हम लोग यूज करते हैं सिल्डेनाफिल और टैडालाफिल। ये जो रहता है PDE5 इनहिबिटर्स बेसिकली तब यूज करते हैं जब प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो इससे होता क्या है कि अगर हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए सिल्डेनाफिल या टैडालाफिल देंगे तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह से जो सिंपैथेटिक एंजाइटी ड्राइव है वो कम हो जाता है। फिर जो अगला है वो है टॉपिकल जो ड्रग्स है वो यूज करते हैं टॉपिकल एनेस्थेटिक्स। उसमें बेसिकली हम लोग लिडोकेन ट्राइलोकेन स्प्रे यूज करते हैं। लिडोकेन ट्राइलोकेन जो स्प्रे रहता है उसका ऑनसेट बहुत ही क्विक होता है, और इसका सबसे अच्छा रहता है कि इससे पार्टनर जो रहता है उसकी नमनेस भी कम होती है। ये बेसिकली कैसे काम करता है, ये ग्लैंड्स की जो हाइपर सेंसिटिविटी है उसको कम कर देता है। तो ये जो रहता है आइडियल ड्रग होता है जब सिस्टमिक ड्रग्स हम नहीं यूज कर सकते हैं। फिर जो अगला है वो ड्रग है वो अल्फा अगोनिस्ट। अल्फा अगोनिस्ट में हम लोग बेसिकली यूज करते हैं सूडोएफेड्रिन और एमीप्रामिन। तो ये जो बेसिकली होता है यूज करते हैं हम लोग रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है तब, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के लिए नहीं। बेसिकली रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के केस में सूडोएफेड्रिन या एमीप्रामिन यूज करते हैं। फिर अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन थेरेपी की, तो अगर बेस्ट लॉन्ग टर्म आउटकम चाहिए तो हमें बिहेवियरल थेरेपी जो कि स्टार्ट स्टॉप टेक्निक, स्क्वीज टेक्निक या पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग जो था उसके साथ हमें ड्रग्स यूज करना चाहिए डेपोक्सिटिन, तब उसका आउटकम बेस्ट रहता है। अगर ED है तो इसमें हमें डेपोक्सिटिन के साथ PDE5 इनहिबिटर टैडालाफिल यूज करना चाहिए। फिर जो अगला है वो है अगर बहुत सारे पेशेंट रहते हैं जिसमें एंड्रोजन डेफिशिएंसी होती है तो SSRIs के साथ हमें एंड्रोजन डेफिशिएंसी पेशेंट में यूज करना चाहिए। तो ऐसे केस में काफ़ी बेनिफिट रहता है। अब बात करते हैं कुछ सर्जरी की।
जो कि यूजुअली करते नहीं है। पहला जो रहता है वो डॉर्सल न्यूरेक्टमी करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्टिव जो डॉर्सल नर्व होती है उसका थोड़ा सा कट कर देते हैं या क्रायो अब्लेशन कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो सेंसिटिविटी होती है वो कम हो जाती है, बट इससे प्रॉब्लम क्या रहती है कि परमानेंट नंबनेस रहेगा और पेशेंट को ऑर्गेजम नहीं होगा। तो यूजुअली ये रिकमेंडेड नहीं रहता है। दूसरा जो रहता है वो है बोटॉक्स। बोटॉक्स जो है एक्सपेरिमेंटल है। इससे होता क्या है कि एक्सपल्शन डिले होता है और ये करता क्या है कि स्मूथ मसल्स में एसिटाइल कोलिन को इनहिबिट करता है, तो एक्सपल्शन देर से होगा। फिर जो अगला ड्रग है वो है ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट। ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट है वो है क्लिगोसिबान। तो क्लिगोसिबान जो रहता है ये जो रहता है अभी अर्ली ट्रायल्स में है। ये जो सेंट्रल एक्साइटेटरी सिग्नल होता है उसको इनहिबिट कर देता है, तो ये होता है क्लिगोसिबान। फिर जब अब एसोसिएटेड कंडीशंस की बात करें तो सबसे पहला जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के साथ एसोसिएटेड रह सकता है वो है रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन। रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन में जो सीमेन रहता है वो ब्लैडर में एंटर कर जाता है और ये यूजुअली होता है आफ्टर टीयूआरपी या अल्फा ब्लॉकर की वजह से। दूसरा जो रहता है वो रहता है एन इजैकुलेशन। एन इजैकुलेशन का मतलब है कि कोई भी इमिशन नहीं हो रहा है जबकि ऑर्गेजमिक सेंसेशन जो है वो इंटैक्ट है, और ये यूजुअली रहता है इन केस ऑफ स्पाइनल इंजरी या डायबिटीज के केस में। फिर जो अगला रहता है वो क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस एसोसिएटेड हो सकता है। क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस में होता क्या है कि जो पेल्विक नर्व है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाती है जिसकी वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। फिर जो अगला जो हमने एसोसिएटेड कंडीशन देखा था हाइपर थायराइडिज्म, ये जो रहता है बेसिकली रिवर्सिबल होता है, तो इसमें अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें साइकोसोशल और कपल थेरेपी, तो साइकोसेक्सुअल में सबसे पहले आता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होता है इससे जो रहता है एंजाइटी कम होता है और पेशेंट को कंट्रोल वो आ जाता है। दूसरा जो है कपल बेस्ड अप्रोच, तो कपल बेस्ड अप्रोच में हम लोग दोनों कपल्स को आपस में बात कराते हैं, कम्युनिकेशन उससे बढ़ता है और कंप्लायंस बढ़ता है। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है पार्टनर एजुकेशन। पार्टनर एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो ब्लेम गेम होता है उसको हम लोग कम करते हैं और जो परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम प्रोग्नोसिस की बात करें तो जो एक्वायर्ड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है वो यूजुअली रिवर्सिबल होता है विथ थेरेपी, जबकि अगर हम लाइफ लॉन्ग की बात करें तो वो क्रोनिक होता है बट कंट्रोल कर सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस और पार्टनर इन्वॉल्वमेंट जो रहता है उससे बेस्ट आउटकम आता है। और सक्सेस की अगर हम बात करें तो सक्सेस जो रहता है मेन जो सक्सेस की डेफिनेशन होती है, तो जब वो पेशेंट को फील होता है कि वो कंट्रोल कर सकता है तो वो सक्सेस पता चलता है। सक्सेस जो है वो स्टॉप वॉच से नहीं पता चलता है। तो अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, तो जो इजैकुलेटरी लेटेंसी है, इजैकुलेटरी लेटेंसी वो डिफाइंड होती है 1A-2C रिसेप्टर रेशियो से। ये जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो इजैकुलेटरी लेटेंसी डिटरमाइन करता है। अगर हम बात करें जो जनरेटर है L3 L4 न्यूरॉन्स, स्पाइनल न्यूरॉन्स, वो जो रहते हैं जनरेटर भी कहलाते हैं, तो वो ट्रू मोटर कोऑर्डिनेटर होते हैं इजैकुलेशन के। फिर अगला जो है जो हम फीमेल को देते हैं FSFI, तो FSFI जो रहता है उससे हम लोग पार्टनर सेटिस्फेक्शन इवेलुएट करते हैं। यूजुअली ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि पार्टनर को हम लोग काफ़ी टाइम इग्नोर कर देते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द सक्सेस। फिर जो अगला रहता है वो अगर मेल में जो रहता है रिफ्रैक्टिव फेज जो आता है वो बेसिकली आता है प्रोलैक्टिन की वजह से। प्रोलैक्टिन सर्ज जो होता है पोस्ट ऑर्गेजम उसकी वजह से मेल रिफ्रैक्टिव फेज लंबा होता है। फिर जो अगला है अगर किसी का डोपामीन जो है वो ज़्यादा होगा, डोपामीन हाइपर एक्टिविटी होगी, तो ऐसे केस में जो टाइम है वो कम हो जाता है, लेटेंसी कम हो जाता है। अगर सेरोटोनिन ज़्यादा होगा तो ऐसे में टाइम बढ़ जाता है। तो ये रहता है डोपामीन और सेरोटोनिन का। फिर अगर हम बात करें कि SSRIs जो रहते हैं वो बेसिकली उनका जो इफेक्ट है वो गायब हो जाता है, इसलिए ये जो रहते हैं मेनली सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रोवाइड करते हैं रेदर देन क्यूरेटिव। अगर हम बात करें तो हाइपरथायराइडिज्म जो है इकलौती बीमारी है जो कि एसोसिएटेड होता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से। बिहेवियरल मेथड और के साथ जब हम ड्रग्स यूज करते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, हाईएस्ट रिमिशन रेट होता है ऑलमोस्ट 90%। अगर हम बात करें
न्यूरेक्टमी का, तो न्यूरेक्टमी और क्रायो सर्जरी जो रहते हैं, ये जो रहते हैं ऑब्सोलीट प्रोसीजर है, कोई भी यूज नहीं करता है। अगर हम बात करें क्लीवोसिवान, क्लीवोसिवान जो रहता है ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट और बोटॉक्स जो रहते हैं अभी अंडर ट्रायल है, अंडर इवेल्युएशन है, और इनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो मोस्ट क्रिटिकल स्टेप जो रहता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में, तो हमें जो रहता है ट्रू प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को रूल आउट करना चाहिए सेकेंडरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें ईडी को हमेशा एक्सक्लूड करना चाहिए बिफोर लेवलिंग समवन एज पीई। कंबाइन थेरेपी जो रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देयर इज नो सिंगल क्योर, कॉम्बिनेशन थेरेपी सबसे बेस्ट होता है। पार्टनर कोऑपरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारा एम जो है वो पेशेंट सेटिस्फेक्शन पे होना चाहिए रेदर देन आईएलटी नॉर्मलाइजेशन। आईएलटी नॉर्मलाइजेशन का मतलब हो गया कि टाइम जो है बढ़ाने पे ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, रेदर देन सेटिस्फेक्शन पे होना चाहिए। जो गाइडलाइन की बात करें तो गाइडलाइन जो है वो कहती है कि डिले जो है वो इम्पोर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्रोल है, तो कंट्रोल जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये रहता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में।